देखो, आपने सबसे ज़्यादा सुना होगा कि जिम करने से हाइट रुक जाती है या वेट्स उठाने से आपकी हाइट रुक जाती है। सबसे बड़ी डिफ़िकल्टीज़ यही आती है कि आप स्टार्ट तो कर देते हैं, लेकिन अगर आप डायरेक्शन लेस हैं तो इंटरेस्ट कहीं ना कहीं आके आपका ख़त्म हो जाएगा। आप देखेंगे कि जो भी नया बच्चा आता है, कोई एथलीट आता है, तो उसको सबसे पहले हम सप्लीमेंट्स रिकमेंड कर देते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि उसको एक ज़रिया है पैसे कमाने का कोच के लिए, क्योंकि वो अगर एक्चुअल में वो कोच है तो वो अपनी फ़ीस चार्ज करेगा। 2000, 3000, 4000 तक कोई सप्लीमेंट नहीं आता है, ये आप जान लीजिए। अगर आप सोच रहे हैं कि 1500 से 2000 रुपये में आप कोई वे प्रोटीन अच्छा ले लें तो पॉसिबल नहीं है। कोच उसके अकॉर्डिंग अगर प्लान नहीं कर रहा है, इक्विपमेंट्स कितनी भी अच्छे से, जिम कितनी भी अच्छी से, अगर आप उसको सही गाइड नहीं कर रहा है तो पूरे चांसेस हैं इंजरी होने के। क्या बॉडी बनाने के लिए जो है वो नॉन वेजिटेरियन होना ज़रूरी है? बात हमारे एनवायरनमेंट में ना इस फील्ड को थोड़ा सा नीचे देखा गया है, तो उनको लगता है कि जिम वो खोलते हैं जो कुछ नहीं कर सकते, या इस फील्ड में वो आते हैं कि इनके पास कोई काम नहीं है। नमस्कार साथियों, आज का ये इंटरव्यू बेहद ही दिलचस्प होने वाला है क्योंकि ये हम सबका फेवरेट टॉपिक है और साथ ही हम सब के लिए इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आज हमारे साथ दुर्गेश शर्मा जी हैं जो कि एक सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर हैं, साथ में एक इन्फ्लुएंसर है और धीरे धीरे वो लोगों की इंस्पिरेशन बनते जा रहे हैं। इनसे आज हम इस इंटरव्यू में उन सारी बातों के बारे में जानेंगे, उन सारे मिथ के बारे में जानेंगे जो हम सबके जहन में हमेशा आते हैं। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू विकास जी। तो सबसे पहले जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको आप अपना परिचय दे दीजिए। दोस्तों, मेरा नाम दुर्गेश शर्मा है और मैं एक सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर हूँ और मुझे लगभग 12 साल हो गए इस इंडस्ट्री में। और मैंने बहुत सारी चैम्पियनशिप भी खेली हैं, कम्पीट भी करी हैं। वैसे मैं प्रैप कोच हूँ, पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग दोनों की तैयारी मैं कराता हूँ। मेरे पास जो प्रोफेशनल्स हैं वही मेरे पास मेजॉरिटी तैयारी करते हैं। बाकी मैं खुद भी एथलीट हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि फ़िटनेस एक ऐसी जर्नी है जिसमें वो कभी जिसका कोई समाप्त नहीं होती, जिसका कोई एंड नहीं है। तो मुझे अच्छा लगा कि आप इसको कवर कर रहे हैं। थैंक यू। तो अगर आपकी फ़िटनेस जर्नी की बात करें तो शुरुआत किस एज से हुई आपकी, कब आपने स्टार्ट किया? मैंने इतना तो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, लेकिन 2013 में मैंने सारी एजुकेशन के बाद मैंने अपना स्टार्ट कर दिया था। और सबसे बड़ी डिफ़िकल्टीज़ यही आती हैं कि आप स्टार्ट तो कर देते हैं, लेकिन अगर आप डायरेक्शन लेस हैं तो इंटरेस्ट कहीं ना कहीं आके आपका ख़त्म हो जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस रहते हैं कि आपको इंजरी हो जाए, आपकी प्रोग्रेस स्लो हो या नहीं भी हो। तो मेरा सबसे बड़ा जो एक्सपीरियंस रहा कि आपको जल्दी से जल्दी कोच हायर करना चाहिए एक टाइम कंज्यूमिंग के लिए और आपको इंजरी फ्री रहने के लिए, जो कि हमने नहीं किया। तो ये चीज़ें मुझे 2 साल बाद समझ में आई। तो आप ये कह सकते हैं कि मैंने प्रोफेशनली 2015 से मैंने ये स्टार्ट किया। जी देखिए, क्या है कि अगर दुर्गेश जी आप नोटिस करेंगे डे बाय डे फिटनेस को लेकर यंगस्टर्स जो है वो बहुत ज़्यादा आगे आ रहे हैं, लोग जिम ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ क्या मिथ बहुत सारे जुड़े हुए हैं। क्योंकि इतने सारे इंस्टाग्राम की बात करें चाहे यूट्यूब की बात करें, इतने ज़्यादा जो ज्ञान की बातें हैं वो शुरू हो चुकी हैं। वहाँ पर जब कोई स्टार्ट करने जा रहा है, जो बिगिनर है, उनको बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि क्या करें। तो अगर सबसे पहले मैं बात करूँ और शुरुआत करूँ सवालों के सिलसिला, तो सबसे पहले जो जहन में आता है कि क्या एक्सरसाइज ज़रूरी है या डाइट ज़रूरी है? पहले तो आप ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है कि मिथ्स बहुत ज़्यादा हैं और मैं कहीं ना कहीं इसमें जो ज़्यादा जिम्मेदार मानता हूँ वो पेरेंट्स को मानता हूँ, जो अपने बच्चों को सही से गाइड नहीं करते हैं और जो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से उस पर हावी हो जाते हैं। देखो, आपने सबसे ज़्यादा सुना होगा कि जिम करने से हाइट रुक जाती है या वेट्स उठाने से आपकी हाइट रुक जाती है। देयर इज़ नो सेंस। आपके हेरिडिटरी, आपके जेनेटिक्स डिपेंड करते हैं कि आपके हाइट कैसी रहेगी, एक बात। दूसरी बात, आपके न्यूट्रिशन अगर अच्छे रहेंगे तो आपकी ओवरऑल प्रोग्रेस बहुत अच्छी रहेगी। आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ आप जिम ज्वाइन करिए, आप बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, एनी स्पोर्ट्स जो आपको पसंद हो। और ये इंटरेस्ट मुझे लगता है कि पेरेंट्स को निकालना चाहिए। अलग अलग डिफरेंट एक्टिविटीज़ में अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो उनका एक चॉइस ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा। और इसके पैरेलल में ना आपको न्यूट्रिशन बहुत अच्छे रखने चाहिए। आप देखेंगे कि बहुत सारा जंक फूड हावी है, बहुत ज़्यादा जो प्रिजर्वेटिव्स हैं वो फूड, पैकेट फूड हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कंज्यूम कर रहे हैं, इजी टू ईट है, वो बहुत ही घातक है। तो मेरा तो सुझाव यही है कि इन चीज़ों पे अगर ध्यान देंगे तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे इम्प्रूव जी शुरू हो जाएगा।
अच्छा, ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा अभी इन दिनों चल रही है और लोगों के जहन में भी आती है कि जब आप जिम ज्वाइन कर रहे हैं या फिर वर्कआउट शुरू कर रहे हैं और बॉडी बनाने का आपके ख्याल आ रहा है, तो एक अच्छी जिम और अच्छे इक्विपमेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो क्या इसमें कितनी सच्चाई है इस बात? मैं इसमें एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगा। अच्छी जिम और अच्छे इक्विपमेंट्स के साथ अच्छा कोच भी होना बहुत ज़रूरी है। आप देखेंगे एनसीआर में या बहुत अच्छी अच्छी जो सीआर्स में जो जिम लगी हुई हैं, उनमें इक्विपमेंट्स तो बहुत अच्छे हैं और डेकोरम भी बहुत अच्छा मेंटेन, लेकिन उस लेवल के ट्रेनर नहीं हैं। देखो, अगर हर इंसान की ना अपनी अपनी एक वीकनेस होती है, अपना एक प्लस होता है। मान के चलिए किसी को कोई दिक्कत है, किसी को सर्वाइकल की दिक्कत है या लंबर में जैसे स्लिप डिस्क की दिक्कत होगी या एनी अदर डिसीज़, अगर कोच उसके अकॉर्डिंग अगर प्लान नहीं कर रहा है, इक्विपमेंट्स कितनी भी अच्छे से, जिम कितनी भी अच्छी से, अगर उसको सही गाइड नहीं कर रहा है तो पूरे चांसेस हैं इंजरी होने के और उसका इंटरेस्ट भी खत्म हो जाएगा। अगर उसे प्रोग्रेस नहीं मिलेगी किसी को, तो वो कितनी भी अच्छे आप एटमॉस्फेयर क्रिएट कर लीजिए, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाएगा। जी, देखिए क्या है कि हमारे इंडिया की अगर बात करें तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो वेजिटेरियन है और जो बॉडी भी बनाना चाहते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब आप जिम ज्वाइन करते हैं या अगर आप कहीं से गाइड लेते हैं तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है और वो लगता है कि जब तक आप अगर नॉनवेज नहीं खा रहे हैं तो वो जो अमीनो एसिड्स हैं, ओमेगा 3 है या बाकी के जितने प्रोटीन्स की नीड है वो आप कंज्यूम नहीं कर पाते हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है और क्या बॉडी बनाने के लिए जो है वो नॉन वेजिटेरियन होना ज़रूरी है? देखिए, यहाँ सवाल में थोड़ा सा करेक्शन की ज़रूरत है। जो लोग प्रोफेशनली तैयारी करते हैं उनके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है कि उनको जो न्यूट्रिशन का जो इंटेक है वो प्रॉपर चाहिए होता है। लेकिन वेजिटेरियन, मैं आपको बताऊं, मैं भी खुद एक वेजिटेरियन हूं और मुझे इतना टाइम हो गया, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे नॉन वेजिटेरियन की तरफ या नॉन वेज की तरफ जाना चाहिए। हाँ, अमीनो प्रोफाइल अच्छी होती है, मानता हूँ, लेकिन उन लोगों के लिए जो प्रोफेशनली करते हैं, जिनका प्रोटीन इंटेक रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, जिनको सप्लीमेंट्स लेने के बाद भी उसकी पूर्ति नहीं होती है। लेकिन फिर भी मुझे ये नहीं लगता कि अब जैसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे लेजेंड वीरेंद्र गुम्मन है, वो पहले IFBB प्रो हैं इंडिया के, वो प्योर वेज हैं जी, और मुझे नहीं लगता उनसे तगड़ा कोई आज की जम्बाल शायद मेरे ख्याल से तो जमाली है। चलिए, वो तो एक एस्थेटिक, लेकिन हाँ, एक अगर आप फिटनेस मेंटेन करना चाहते हैं, देयर इज़ नो नीड टू टेक नॉन वेज फूड। ठीक है, अभी आपने सप्लीमेंट का जिक्र किया, इसमें बात किया, तो अगला जो मेरा सवाल है ये सप्लीमेंट को लेकर है, क्योंकि सप्लीमेंट तो एक ऐसी चीज़ है, क्योंकि जब आप जिम ज्वाइन करते हैं तो फर्स्ट डे आपको एडवाइस किया जाता है कि वे प्रोटीन का या मस्कुलर, बहुत मतलब वे टाइप होते हैं, उनके टाइप्स होते हैं, लेकिन साथ में क्या है कि जो अभी देखा जा रहा है वो देखा जा रहा है उनके साइड इफ़ेक्ट्स को लेकर। और किस मतलब पहले तो ये बताइए कि सप्लीमेंट जो है, अगर आप जिम ज्वाइन कर रहे हैं, बिगिनर हैं, तो कितने समय बाद लेना चाहिए और उसकी पहचान कैसे करें कि किस तरीके का जो सप्लीमेंट है वो हमारे लिए घातक नहीं है? देखिए, अगर आप फिटनेस कर रहे हैं, आपको सिर्फ मेंटेन रखना है, आपको एस्थेटिक लुक चाहिए, आप फैट टू फिट की जर्नी पे हैं, मतलब आपके पास कोई स्पेसिफिक गोल नहीं है कोई कंपटीशन के लिए, तो देयर इज़ नो नीड, आपको किसी सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है। मतलब बेसिकली मैं आपको प्रोटीन्स के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आपकी फूड पे कमांड है तो कोई ज़रूरत नहीं है। अगर फूड आपका रिच है न्यूट्रिशन वाइज, तो आपको सप्लीमेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। और देखिए, ये मार्केटिंग बेस्ड क्वेश्चन है ये, क्योंकि आप देखेंगे कि जो भी नया बच्चा आता है, कोई एथलीट आता है, तो उसको सबसे पहले हम सप्लीमेंट्स रिकमेंड कर देते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि उसको एक ज़रिया है पैसे कमाने का कोच के लिए, क्योंकि वो अगर एक्चुअल में वो कोच है तो वो अपनी फ़ीस चार्ज करेगा। अगर फ़ी चार्ज नहीं करेगा या कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, ये लोगों का भी माइंड सेट है कि वो थोड़ा सा कंपनसेट करना भी चाहते हैं कि भाई थोड़ा हमें डिस्काउंट मिल जाए, तो फिर आदमी दूसरा ज़रिया ढूंढता है कमाने के। तो और इंडिया में इस चीज़ की हाइप इसलिए ज़्यादा है क्योंकि उनको सस्ता भी चाहिए और क्वालिटी भी चाहिए। अब ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो मेरा तो ये सुझाव है कि अगर आप फूड पे अगर आपकी कमांड है तो आपको सप्लीमेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। और रही बात फेक सप्लीमेंट से बचने की, तो देखिए, ये तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि एक ट्रस्ट से है, वाइस वर्सा है। आपको कोच पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, ट्रस्ट, और कोच को भी उसको ट्रस्ट करना पड़ेगा। लेकिन 2000, 3000, 4000 तक कोई सप्लीमेंट नहीं आता है, ये आप जान लीजिए। अगर आप सोच रहे हैं कि 1500 से 2000 रुपये में आप कोई वे प्रोटीन अच्छा ले लें, तो पॉसिबल नहीं है। आपको वो क्वालिटी सर्व कर ही नहीं पाएगा। कोई भी अच्छा सप्लीमेंट आप समझिए 5000 से ऊपर शुरू होगा, और मार्केट में क्या कॉपीज़ बहुत हैं। तो मेरा तो ये है कि आप अवॉइड करिए इन चीज़ों को। आप धीरे धीरे ऑटोमेटिक समझने लग जाएंगे। जो चीज़ आपको ईजिली डाइजेस्ट हो जाए और आपको ब्लोटेड फील नहीं हो, कॉन्स्टिपेशन नहीं हो, तो समझ लीजिए कि वो चीज़ ठीक है कहीं भी। मतलब 100% परफेक्ट तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये है कि मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि वो आपको नुकसान नहीं करेगा। लेकिन वो आपको वोमिट हो रही है या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटेड फील हो रहा है, तो मतलब वो आपके लिए ठीक नहीं है।
तो सप्लीमेंट्स की नीड उनके लिए जो प्रोफेशनली तैयारी कर रहे हैं, फिटनेस के लिए कोई ज़रूरत। लेकिन आप कहीं ना कहीं ये तो मानते हैं कि क्योंकि अगर आप सुनने में आता है कि सप्लीमेंट्स अगर आप लेते हैं और अगर हाँ आपने जैसा जिक्र किया, अगर आप लो क्वालिटी का ले रहे हैं, बैड क्वालिटी का ले रहे हैं, तो उनके साइड इफेक्ट्स आते हैं, जैसे हेयर फॉल को लेकर है या फिर क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो भी सकते हैं उनके। देखो वो बॉडी टू बॉडी मैटर करता है, हर किसी की बॉडी को हर कंपाउंड सूट नहीं करता। अगर सस्ते सप्लीमेंट्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसे ऐड ऑन करी जाती हैं कि सिर्फ टेस्ट और डाइजेशन पे काम किया जाता है। केवल पीने वाले को अच्छा लगना चाहिए और उसको डाइजेशन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो मार्केट में वो चीज़ चल जाती है। लेकिन उसके कितने बेनिफिट्स हैं, उसमें जो कंटेंट लिखा है, अगर 25 ग्राम प्रोटीन पर स्कूप सर्विंग लिखा है तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि लैब टेस्ट में आप 30,000 के आसपास होता है। अब इतना बजट कहाँ, जो आदमी 4,000 रुपये का प्रोटीन खरीद रहा है बड़ी मुश्किल से, वो 30,000 रुपये का टेस्ट क्यों कराएगा एक बार। दूसरी बात, वो करा भी लेता है तो क्लेम प्रोसेस में बहुत टिपिकल है, आपको बहुत लीगली प्रोसेस करना पड़ेगा, बहुत टाइम टेकिंग है। तो मेरे हिसाब से साइड इफ़ेक्ट्स तो बहुत कुछ हो सकते हैं, हेयर फॉल भी हो सकता है, एक्ने भी हो सकता है, और बहुत लोगों के इंटेस्टाइन में भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सारे साइड इफ़ेक्ट हैं, बाकी बॉडी टू बॉडी मैटर करती हैं चीज़ें। जी अच्छा, जब आप यहाँ पर या कहीं भी कंपटीशन में जाते होंगे या फिर इस तरीके के जो लोग हैं वो आपको कभी मुलाकात होती हो कि भैया बॉडी बनवा दीजिए, 2 महीने में 3 महीने में बॉडी बनवा दीजिए, इस तरीके का हम सुनने का मिलता है, तो कितने मतलब ऐसे लोगों के लिए क्या जवाब है और कितने समय में जो एक अगर ठीक बॉडी बनाने की बात करें, क्योंकि प्रोफेशनल की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक रहता है कि फिट की बात करें तो कितना टाइम पीरियड की बात। देखिए ये तो जो फील्ड है ना, जैसे आप ये समझिए कि अगर ब्रश नहीं करेंगे तो दांत गंदे होंगे, आप अगर फिजिकल एक्टिव नहीं रहेंगे तो आप फिट नहीं रहेंगे, भले ही आप कितनी भी अच्छे कद्दावर फिटनेस इन्फ्लुएंसर रहे हों, एथलीट रहे हों, दैट डजंट मैटर। दूसरी चीज़ ये कि जो लोग देखते हैं, हम लोग जैसे कोई हमें ब्रांड स्पॉन्सर करता है या हैंडआउट्स करते हैं हम किसी ब्रांड को, तो उनको लगता है कि हम ये ब्रांड पी रहे हैं तो इसी से हमारा फिजिक बना। नहीं, ये सच नहीं है, क्योंकि कंपनी उस चीज़ के लिए पैसा पे कर रही है आपको। लेकिन सामने वाले को क्या लगता है कि यार ये वाला सप्लीमेंट लेने से फिजिक, ये गेम पेशेंस का है, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। और जब आप अपनी प्रोग्रेस को एंजॉय करने लग जाएंगे, हर दिन की ट्रेनिंग आपको एक्साइट करने लग जाएगी, आप समझ लीजिए सही ट्रैक पे हैं आप। फिर आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि 2 महीने में बनेगी, 3 महीने, क्योंकि ये महीनों का गेम नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग गेम है। अच्छा, जैसे अगर आपकी जर्नी की बात करें तो आपकी पूरी जर्नी के दौरान किस तरीके के फेलियर्स जो है वो आपको देखने के लिए मिले? देखिए फेलियर्स कुछ नहीं होता है, ये तो लर्निंग है। मैं आपको, अगर आप कूद गए हैं किसी फील्ड में और आप अगर हार को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता आप एथलीट हैं। दूसरी बात है कि हार कुछ नहीं होती है, हार के बाद जीत ही आती है। जी हाँ, जीत हार नहीं होती। तो दूसरी बात ये कि फेलियर्स कुछ नहीं होता, आपको चीज़ें सीखने को मिलती हैं। जैसे कि अगर बहुत लोग आपने देखा होगा कि हम मिडिल क्लास फैमिली से, हमें फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, लेकिन हम चाहते हैं कि गेम करें। किसी की फैमिली सपोर्ट नहीं करती, आपको बनाना पड़ता है उस लेवल की कंडीशंस कि आपकी फैमिली सपोर्ट करें। आप उनको करके दिखाइए, तब वो आपको सपोर्ट करेंगे। और दूसरी बात है, हमारे एनवायरनमेंट में ना इस फील्ड को थोड़ा सा नीचे देखा गया है। तो उनको लगता है कि जिम वो खोलते हैं जो कुछ नहीं कर सकते, या इस फील्ड में वो आते हैं कि इनके पास कोई काम नहीं है। लेकिन ये सच नहीं है। अब इंडिया बहुत प्रोग्रेस कर रहा है। अब जैसे जैसे एजुकेशन इम्प्रूव होती जा रही है, वैसे वैसे ये जो प्रोफेशन है वो थोड़ा ऊपर उठता जा रहा है। जी, तो फेलियर कुछ नहीं है, बस ये है कि दिक्कतें आएंगी, डाइट नहीं मिलेगी। लोगों को आप देखेंगे कि शादी ब्याह में जैसे बच्चा खाना खा रहे हैं, हमको नहीं चाह के भी नहीं खा सकते, तो वहाँ थोड़ा सा ये लगता था, शुरुआती दौर में लगता है। लेकिन वैसे आपका कंट्रोल है तो आपको बड़ी सारे दुख दर्द कम हो जाते हैं जब आप रास्ते में चलते हैं और आपको परिचय देने की ज़रूरत नहीं है किसी को। तो देखिए छोटे शहर की अगर बात करें तो इस तरीके की जैसा एनवायरनमेंट है, इस तरीके की जिम होना बहुत एक टफ होता है और हर किसी के लिए अफोर्ड कर पाना भी बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। तो उस तरीके की बहुत सारी जिम बनी हुई है जहाँ पर कोई ट्रेनर नहीं है, जहाँ पर कहीं अच्छी तरीके के इक्विपमेंट्स नहीं है। और अगर आज की डेट में बात की जाए, यंगस्टर्स की बात की तो मेजोरिटी पर किस तरीके की वो टेक्निक्स जो है वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जो या फिर वो अवॉइड कर रहे हैं। ऐसे क्या है जो बहुत मेजोरिटी में, जो बहुत सारे यंगस्टर जो है आज के टाइम में, चाहे वो वर्कआउट करते समय या वेट लिफ्टिंग करते समय इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं? देखिए वैसे तो टेक्नोलॉजी बहुत इम्प्रूव हो चुकी है, बहुत सारी चीज़ें आपको गूगल पे, यूट्यूब पे, ये सारी जगह मिल जाएंगी। लेकिन आपको जो मेजरली ध्यान रखने वाली चीज़ें, आपको खुद को ना डायग्नोज करना पड़ेगा। अगर आप इसमें फील्ड में आना चाहते हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि हमारी बॉडी किस तरीके से रेस्पॉन्ड करती है। और अगर आपको कोई चीज़ें समझ में नहीं आती, अगर आपके पास कोच नहीं है या फिर, तो आप गलती करके ही सीखेंगे। और आप कोशिश करिए कि नेगेटिव लोगों से दूर रहें, क्योंकि वो आपको ऐसे सिनेरियो दिखाएंगे कि 2 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, या तू ये ले ले, ये मेडिसिन ले ले, या ये सप्लीमेंट ले ले, इससे बहुत जल्दी प्रोग्रेस हो जाएगी। ये सच नहीं है। आपको बेसिक जो हमारे तथ्य हैं, जो वो आपको
एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, तभी आप इसमें इम्प्रूव कर पाएंगे। और इंजरी के लिए है कि आप थोड़ा पढ़ते रहिए और थोड़ा सीखते रहिए और पूरी जांच पड़ताल करके आप इसमें आगे बढ़ें। देखिए, अगर बात करें अगर एक देसी अखाड़े की या देसी एक्सरसाइज की वर्सेस अगर जिम की बात करें जी, तो दोनों में क्या फ़र्क है, और अगर किसको आप मतलब अच्छा मानते हैं, या फिर दोनों एक अलग अलग तरीके अलग अलग पैटर्न है? ये बिल्कुल डिफरेंट स्पोर्ट्स हैं दोनों जी। देखो, वो दाव पेच का गेम है, ये टेक्निक्स का अलग गेम है। यहाँ लिफ्टिंग वेट्स को लिफ्ट किया जाता है अलग टेक्निक से, वहाँ पटक दी जाती है अलग दाव पेच से, और हम कंपैरिजन कर लेते हैं, लेकिन दोनों में स्ट्रेंथ कॉमन है। और हमारे बॉडी बिल्डिंग में कंडीशनिंग बहुत मैटर करती है, उनके में नहीं करती है। तो कुश्ती एक अलग तरीके का है, अखाड़ा एक अलग तरीके का स्पोर्ट है, हमको कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। दोनों ही अपने अपने स्पोर्ट्स वैल्यूबल है। मैं तो ये कहता हूँ कि हर गेम स्पोर्ट्स अपने अपने रीजन में अलग रोल प्ले करता है जी। कंपैरिजन तो नहीं बनता है मेरे हिसाब से। लेकिन जब भी जिम ज्वाइन करने की बात करें और हम घर पर बात करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो हमेशा छोटी उम्र में तो यही कह दिया जाता है अभी आपकी उम्र नहीं है जिम जाने की, आप पहले अभी पढ़ाई करो, बाकी की चीज़ों पर ध्यान दो। तो क्या कोई एज फैक्टर भी होता है कि इस एज के बाद हम जिम ज्वाइन कर सकते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊँ, ACSM गाइडलाइंस में, अमेरिकन काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन में बिल्कुल स्पष्ट मेंशन है ये चीज़ है कि हम जब खेलने की जो हमारी उम्र होती है वो हमारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं, वहाँ से लेके आप बुढ़ापे तक आप एक्टिव रहना है। आपको बीमारियों से दूर रहना, तो आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, फिजिकल एक्टिव रहना पड़ेगा। हम सिर्फ इसलिए जस्टिफाई कर देते हैं कि जिम जाने में वेट उठाएंगे तो इंजरी के पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब देखो, इंजरी तो किसी भी जगह हो सकती है। अब रास्ते चल रहे हैं, आपको ठोकर लग गई तो भी इंजरी हो सकती है, बाइक से चल रहे हैं तो अब एक्सीडेंट हो गया, तो रिस्क तो वहाँ भी है। अब ये तो अपने ऊपर है। घर बैठे अभी देखा होगा आपने, भूकंप आ गया, घर में बैठे बैठे सारे लोग चले गए, इसका तो कोई वो नहीं है। लेकिन ये माइंडसेट बनाए थोड़ा सा कि जिम में जो उल्टे सीधे सप्लीमेंट्स हैं, जो इस तरीके से जो नुकसान कर रहे हैं, उससे अवॉइड करने के लिए बच्चों को कि भाई वहाँ जिम नहीं जाना चाहिए। एज लिमिट कुछ नहीं है। आप अगर शुरुआती दौर से अगर शुरू कर देंगे, आप देखेंगे फॉरेन कंट्रीज़ में तो अर्ली एज में वहाँ स्विमिंग स्टार्ट कर दी जाती है, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, जिम, तो एक अच्छा प्रोग्रेस, एक स्टैटिक्स निकल के आता है। मुझे लगता है कि अर्ली एज में स्टार्ट कर देना चाहिए आपको, समय बचाने के लिए, और इंटरेस्ट भी निकल के आ जाएगा। मेरा आखिरी सवाल है आपसे, बहुत सारे यंगस्टर्स जो हैं इस फील्ड में आ रहे हैं और चूज़ कर रहे हैं, एज ए प्रोफेशन चूज़ कर रहे हैं, तो इसमें इस फील्ड में अगर वो ज्वाइन कर रहे हैं तो क्या क्या जो है करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं? बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। देखिए, इसको 3 डिवीज़न में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग। तीनों में ही गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट करती है। वेट लिफ्टिंग तो इनफैक्ट आपके ओलंपिक में भी है, और पावर लिफ्टिंग आपके कॉमनवेल्थ में है, और बॉडी बिल्डिंग के लिए अलग से एक चैप्टर है, अलग पूरा सिनेरियो। तीनों में गवर्नमेंट का ऑफिशियल्स का पूरा है। अगर आप बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं तो IBBF, इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के थ्रू आप कम्पीट कर सकते हैं। इसमें गवर्नमेंट जॉब, रेलवेज़ में, पुलिस में, और 1-2 डिपार्टमेंट और हैं, उनमें भी वैकेंसी निकलती रहती है, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक दूसरी चीज़, वेट लिफ्टिंग के लिए मैंने आपको बताया ओलंपिक बहुत है, तो गवर्नमेंट कितना खर्चा करती है एथलीट पे, आप सब लोग जानते ही हैं। तीसरा है पावर लिफ्टिंग। इसमें पावर लिफ्टिंग इंडिया, PI जो फेडरेशन है, वो ऑफिशियल्स हैं, वो गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, उसके अंडर भी आप तैयारी कर सकते हैं। और एक तो रहा कि ये अगर आप जॉब के माइंडसेट से अगर करना चाहते हैं। दूसरा है कि आप एक अच्छी एजुकेशन के साथ अपना आप खुद का बिजनेस आप रेडी कर सकते हैं, आप लोगों को ट्रेन कर सकते हैं। आज ट्रेनरों की इतनी वैल्यू है कि बड़े बड़े जितने भी बिजनेसमैन हैं, एथलीट हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, वो अलग से हायर करते हैं। तो करियर के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है ये भी। बाकी जितना टाइम आप देंगे इसमें, जितना आप सीखेंगे उतना कम है, और अगर आप मेहनती हैं, कंसिस्टेंट हैं, तो चीज़ें रिवर्ट करती हैं जी। सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर की अगर बात करें तो उसकी किस तरह की प्रक्रिया होगी? कोई अगर व्यक्ति कोई भी ऐसा जिम ट्रेनर बनना चाहे? बिल्कुल, देखो, इसके अलग अलग लेवल्स होते हैं। आप नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे CPT ट्रेनर कोर्सेज होते हैं। अब तो खैर जब से कोविड हुआ उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस बहुत ईजी हो गई हैं, जूम क्लासेस पे इसको क्लास अटेंड कर लेते हैं लोग। हमने तो ऑफलाइन कंडक्ट करी थी। तो आप शुरुआत करिए छोटे स्तर से। आपको बेसिक चीज़ें आनी चाहिए कि इमरजेंसी में आपको सबसे मेन चीज़ है कि आप किसी पर्सन को अगर ट्रेन कर रहे हैं तो वो आपके ऊपर सरेंडर है। अगर उसको कुछ भी इंजरी होती है तो आप रेस्पॉन्सिबल हैं। तो आपको ये चीज़ें समझनी होंगी कि सामने वाले को जो दिक्कत है वो बढ़नी नहीं चाहिए किसी की। तो उसको सीखने के लिए आपको बेसिक्स आपको आने बहुत ज़रूरी है। तो आप शुरुआत कर सकते हैं कि न्यूट्रिशन को किस तरीके से लेना है, एनाटॉमी, बॉडी एनाटॉमी को समझना है, और ह्यूमन एनाटॉमी के साथ साथ आपको मूवमेंट ट्रेनिंग पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके बाद लेवल्स अप करने के लिए आपको CPR ट्रेनिंग,
कार्डियोपल्मोनरी रेस्पिरेटरी सिस्टम। आपको अगर इमरजेंसी बॉडी फेंट हो जाती है तो आपको बचा। हालांकि गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रिक्ट कर दिए नियम, अब तो सर्टिफाइड ट्रेनर को ही एलिजिबल किया गया, अदरवाइज जिम आपकी हाँ बैन कर दी जाएंगे। तो हाँ, तो आपको ये लेवल्स के ऊपर अगर आपको स्टेट का, नेशनल का है तो उसके बाद आप इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन आप कर सकते हैं। और बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे ईसा हो गया, NSM हो गया, ACSM हो गया, IPTA हो गया और ACE हो गया। ये बहुत सारे ऑप्शन हैं। चलिए, हमसे बात करने के लिए, हमें फिटनेस के बारे में इतनी सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माय प्लेजर, थैंक यू सो मच। तो ये थे दुर्गेश शर्मा, जो एक सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर थे और उन्होंने फिटनेस से जुड़ी बहुत सारे मिथ, बहुत सारे सवाल जो आपके जहन में हमेशा आते होंगे, उनके सवालों के जवाब दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इनको उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो फिटनेस से जुड़े सवालों को लेकर एक ऐसी वीडियो ढूंढ रहे हैं। फिर मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, किसी और इंटरव्यू में। तब तक के लिए नमस्कार।